नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। देखो, पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार। पढ़ते पढ़ते हम अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 तक पहुंच गए थे और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। इससे पिछली वाली क्लास में हम 19 और 20 पढ़ चुके हैं। 19 के अंदर क्या था? स्वतंत्रता के 6 अधिकार। 20 के अंदर क्या था? दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 21, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसे? इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। हमारी जिंदगी से संबंधित अधिकार है कि हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी जीने से नहीं रोका जाएगा, उसको स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए, उसकी जिंदगी में दखल नहीं दिया जाएगा, स्वतंत्र रूप से जिएगा वो, उसके प्राणों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि उसको स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाएगा। इसके अलावा बात ये भी सच है कि वो अगर कोई ऐसा नियम कानून तोड़ेगा या कोई ऐसा अपराध करेगा तो इसको स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने डकैती डाल दी, मर्डर कर दिया और आपको पुलिस ने पकड़ दिया, और पुलिस के पास आप जाके बोलो कि हाँ साहब, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया? सबसे पहले पुलिस दो झापड़ मारेगी कि तूने मर्डर किया है। तो यहां पर यह बात भी सच है कि आपको स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता कोई भी नहीं छीनेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नियम कानून लॉ तोड़ते हैं, उस चक्कर में आपकी स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। यह लिखा हुआ है पहली ही बार, ठीक है? तो ऐसा काम मत करना कि साहब मुझे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, मैं कुछ भी कर लूं, बस मैं स्वतंत्र रूप से जीऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा सब कुछ हो सकता है अगर तू कोई अपराध करेगा तो। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित बहुत सारे अधिकार समय समय पर, ये सारे के सारे शुरुआत में नहीं थे, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस आते रहे हैं और धीरे 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 ये जुड़ते गए हैं। वर्तमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने कौन कौन से अधिकार है जो सारे के सारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहला, जीवन यापन करने का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिंदगी जीने का अधिकार, जीवन यापन करने का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिंदगी जीना है भाई, जीना ही है और स्वतंत्र रूप से जीना है, बशर्ते कोई लॉ या कानून तोड़े ना हम लोग। दूसरा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी लेटेस्ट ऐड किया गया है अनुच्छेद 21 के अंदर, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार क्या कहता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी फोटोज, हमारी वीडियोस, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की अगर पोस्ट लीक होती है या पब्लिक होती है तो ये हमारी निजता का अधिकार का उल्लंघन है। हमारी जो निजी जिंदगी के पर्सनल मामले हैं अगर वो पब्लिक होते हैं तो ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो देखो, 2017 में एक केस आया था, पुट्टास्वामी वाद या पुट्टास्वामी केस। ये एक रिटायर्ड जज थे, इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के ऊपर केस किया और भारत सरकार से कहा कि निजता का अधिकार क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करता है, हमारी फोटो, हमारे वीडियो, हमारे कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के चैट्स हम खुद ही कर देते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, जब हम नौकरी करते हैं उस दौरान देते हैं, तो अगर ये लीक हो जाते हैं तो अगर कोई इनको लीक करेगा तो हम इस मामले को लेकर कहां जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब ये मौलिक अधिकार है। अब अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है, तो निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी हमारी जिंदगी की स्वतंत्रता का अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और 2017 में लेटेस्ट ऐड किया है, ठीक है? इसके अलावा अगला देखो, प्रदूषण मुक्त वातावरण पाने का अधिकार। हमारा अधिकार है कि हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, प्रदूषित वातावरण ना मिले, ठीक है? हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करे। क्यों? क्योंकि अगर प्रदूषण रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। किसको खतरा है? हमारे प्राणों को। वही तो पढ़ रहे हैं। आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू गेट शेल्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर स्टेट टू प्रोवाइड अ शेल्टर। शेल्टर का मतलब यह नहीं होता कि मकान दे दो सबको। शेल्टर का मतलब होता है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी लोगों को
शेल्टर दिया जाए, आश्रय दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की जाए ताकि उनके सर पे छत रहे, अनाथालय, आश्रम या कहीं ना कहीं पर उनको रखने का बंदोबस्त किया जाए। तो आश्रय पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है भाई। आश्रय पाने का अधिकार को कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर देते हैं कि साहब सबको क्या देनी है, गवर्नमेंट को मकान देना है, ऐसा नहीं है। आश्रय पाने का मतलब है कि हम जिंदगी जी पाए और हम कहीं ना कहीं हमारे सर पर छत रहे, कहीं पर भी हमें रख दो, हम आराम से जिंदगी निकाल पाए। तो आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू गेट शेल्टर भी क्या है, हमारा अनुच्छेद 21 में आता है। निःशुल्क विधिक सहायता, राइट टू गेट फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड सरकार हमें प्रोवाइड करवाएगी। जैसे जो भी सरकारी काम है, ST/SC का प्रमाण पत्र है, या हम केस लड़ने जाते हैं, वैसे ऐसे होता तो नहीं है, जब हम केस लड़ने जाते हैं तो वकील को पैसा देना ही पड़ता है, वरना लिखा गया तो यही है कि विधिक जो भी कानूनी सहायता है वो सरकार हमें फ्री में देगी। जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास बनवाने जाते हैं, लगभग फ्री में ही बनते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि दुकान वाले को जल्दी करवाने के चक्कर में हम 200-300 रुपए देके बनवा देते हैं, वरना ये तो फ्री है, डायरेक्ट फ्री अगर आप डायरेक्ट बनवाने जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी कानूनी सहायता है या जो भी विधिक सहायता वो सरकार हमें फ्री में प्रोवाइड करेगी, उसका पैसा नहीं लेगी। दुर्घटना के दौरान चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यह भारत राज्य की जिम्मेदारी है कि भारत राज्य के अंदर अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसको चिकित्सकीय सहायता प्रदान करे। चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत सरकार उसको ये नहीं बोल सकते कि हम तेरी चिकित्सीय सहायता, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करने देंगे। अरे चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो कम पैसा लग जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो ज्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन इस बात से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, इस बात से उसको रोका नहीं जाएगा कि साहब इसका मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, उसको चिकित्सीय सहायता मिल ही नहीं सकती है। नहीं, उसको चिकित्सीय सहायता देना राज्य की जिम्मेदारी है। अगला, विदेश जाने का अधिकार। अरे शरीर है तो विदेश जाएगा, सिंपल सी बात है। प्राण है, शरीर है तो विदेश जाएगा, घूमेगा भी। अगला, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये भी क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट देखो, अच्छी सड़कें पाने का अधिकार। ये राज्य की जिम्मेदारी की हम नागरिकों को, हम टैक्स देते हैं ना, पैसा देते हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि हम नागरिकों को अच्छी सड़कें दें। राइट टू गेट गुड रोड्स, अच्छी सड़कें पाने का हमें अधिकार है। क्यों? अब इसका तर्क सुनो। जैसे खराब सड़कें हैं, गड्ढे हैं, बहुत मोटे मोटे गड्ढे हैं, हम बाइक या मोटर कार लेके जा रहे हैं, धड़ाम से गिरे, घुटने फिटे, सर फूटा, हमारे प्राणों को नुकसान है ना। तो अच्छी सड़कें देना भी राज्य की जिम्मेदारी है और हमें अच्छी सड़कें पाने का अधिकार है। राज्य की जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी सड़कें दे। होता क्या है, स्पेशली अपने गांव में क्या होता है कि 5 या 10 साल में एक बार सरपंच आएगा, रोड बना जाएगा, उसमें बहुत सारे गड्ढे पड़ जाएंगे और फिर वो आएगा, उसको शिकायत करेंगे, फिर वो उसमें पाती लगा जाएगा, डामर की छोटी छोटी पाती लगा जाएगा और उससे हम काम चलाते फिरते हैं। खैर आगे छोड़ो। त्वरित विचारण का, ये हमारी से राज्य की जिम्मेदारी है और ये हमारा अधिकार भी है कि हमारा अगर कोई केस न्यायालय में चल रहा है तो वो जल्दी से जल्दी चले। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही तो मिलता है आज तक। होता क्या आया है, 5 करोड़ केस में से 4.8 करोड़ केस पेंडिंग है। जब जोली LLB 1 मूवी आई थी तो अरशद वारसी ने हमें बताया था कि 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, और जब जोली LLB 2 मूवी आई तो अक्षय कुमार ने हमें बताया कि 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, और वर्तमान में 5 करोड़ में से 4.8 करोड़ केस पेंडिंग है। व्हाट इज दिस, क्या है ये? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो स्पीडी ट्रायल का हमें अधिकार है, अगर हमारा न्यायालय में केस चल रहा है तो जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। देरी क्यों हो रही है भाई? देरी होगी, जज ही नहीं है। 5 करोड़ केसों को संभालने के लिए 20,000 जज है भारत देश में। 5 करोड़ केस संभालने के लिए 20,000 जज है। बहुत ही बड़ी विडंबना है ये, ठीक है। इसको कहते हैं जुडिशियल क्राइसिस, इसको क्या कहते हैं, न्यायिक संकट कहते हैं ये, और हमारा देश इससे जूझ रहा है, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। अगला देखो भाई, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। अगर आपने कोई अपराध ही नहीं किया है, कोई कानून ही नहीं तोड़ा, तो आपको जबरदस्ती हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अपराध करने के बाद तो हथकड़ी लगाना ये तो कानून है, लेकिन अपराध नहीं किया, कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती है। अगला देखो, अमानवीय व्यवहार। अमानवीय व्यवहार यहां पर बात हो रही है स्पेशली जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, जो पुलिस कस्टडी के अंदर, हिरासत के अंदर जो मारपीट करती है, टॉर्चर करती है, उसकी बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, खतरनाक अपराध नहीं किया है, ठीक है, मोबाइल चोरी किया है, पकड़ के पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है, ये कहां की बात होगी? जघन्य अपराध किया, मर्डर वगैरह किया, बम ब्लास्ट वगैरह किया है, उसके लिए कर सकते हैं, वरना अमानवीय व्यवहार,
जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, कस्टडी के अंदर, हिरासत के अंदर पुलिस आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती है। जन सामान्य में फांसी के विरुद्ध अधिकार, भारत राज्य में किसी भी नागरिक को या बाहर के किसी भी नागरिक को अगर हमारा कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसको जन सामान्य में फांसी नहीं दी जाएगी। जन सामान्य मतलब आम पब्लिक के बीच में फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सोसाइटी के खिलाफ है। अगर उसको जन सामान्य में फांसी दे दी, दोनों की दोनों ये जो अंडे हैं बाहर निकल आगे, तो फिर जनता पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है। तो देखो भाई, जन सामान्य में फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर एक शरीर, चाहे वो अपराधी हो अपराधी नहीं हो, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसके शरीर का एक भौतिक सम्मान होता है। इस चक्कर में हमने इसको नहीं अपनाया है। आप चले जाओ सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में, वहां पे अलाउ है, ठीक है। हमारे राज्य में आम जनता के बीच फांसी नहीं दी जाएगी। देरी से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार, अगर हमें फांसी हो गई है मान लो किसी को, तो उसकी फांसी को टाइम पे दिया जाए, देरी ना की जाए। ये भी क्या है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है कि देरी से फांसी नहीं दोगे। जिस दिन डेट डिसाइड की है 10 तारीख, उस दिन दे दो फांसी, मर मर के थोड़ी जीना है, इसलिए टाइम पे ही फांसी दे दो भाई। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं इसको। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास का मतलब होता है कि अगर आपने कोई जघन्य अपराध नहीं किया, मोबाइल चुराया है या छोटी मोटी चोरी की है या छोटी मोटी मारपीट की है और आपको डाल दिया अकेले जेल के अंदर, नहीं। अगर आपने कोई जघन्य अपराध किया है, देश की सिक्योरिटी के लिए आप खतरा हो या बहुत ही कुख्यात डाकू टाइप के आदमी हो, तब आपको एकांत कारावास दिया जा सकता है। नॉर्मल चीजों के अंदर आपको एकांत कारावास, अकेले को किसी एक जेल में नहीं डाला जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। सोने का अधिकार, अरे शरीर है तो सोएगा, सिंपल सी बात है। भौतिक शरीर है ना, अगर शरीर है तो इसकी जिम्मेदारी है सोना, सोना इसका काम है तो ये सोएगा। तो सोने का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अच्छा, जब आपने सुना होगा कि 10 बजे के बाद डीजे और ये जो बूफर वगैरह होते हैं ये नहीं चल सकते हैं, ये हमारे सोने के अधिकार का हनन है। हम सोना चाहते हैं 10 बजे बाद, तो 10 बजे तक ही आप शादी ब्याह में या फंक्शन में डीजे बजा सकते हो, देख लिया होगा आपने। 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते। वो क्यों किया गया है? क्योंकि वो हमारे सोने के अधिकार को छीनता था। भाई 10 बजे से सुबह 4 या 5 बजे तक हम सोते हैं, ये लोग डीजे बजाते तो हम सोएंगे कैसे? तो इसको डीजे को 10 बजे के बाद बंद कर दिया गया है, वो यहीं से उठा है भाई। अगला देखो, पसंद का अधिकार, राइट टू चूज। पसंद का अधिकार, राइट टू चूज। आप कुछ भी पसंद कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। अरे हम दुकान में जाते हैं कपड़े लेने, ये सेट नहीं, वो सेट नहीं, ये सेट नहीं, ये नहीं जूता लेना, वो जूता लेना है। अगर आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो ये फ्लेवर दो, वो फ्लेवर दो। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी में चुन सकते हैं चीजों को, यह आपका अधिकार है। और इसमें आपका सबसे फेवरेट अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी आता है। पसंद के अधिकार में, चुनने के अधिकार में, राइट टू चूज के अंदर आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार भी आता है। चुन मत लेना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, स्पेशली गांव वाले बच्चे। अच्छा, गांव वाले बच्चे करते क्या है? गांव से उठ के आएंगे पढ़ाई के लिए शहर में, शहर की चकाचौंध देखेंगे, पूरी दुनिया भर की बातें देखेंगे और यहां पे आके फिर फंस जाते हैं बेचारे। और ऐसे फंस जाते हैं कि फिर निकल नहीं पाते हैं। तो अपने माँ बाप पर ही भरोसा रखना। इतने समझदार तो आज के टाइम पे वो भी है कि आपके साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो माँ बाप के ऊपर ध्यान रखना। आजकल इतना तो चलता है यार, फोटो तो आपको बता दी जाती है ना, फोटो तो आप देख लेते हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ भाई, पसंद का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है आपको, इस बात का ध्यान रखना। अब लड़ मत पड़ना अपने पिताजी से कोई कि जीवन साथी मैं खुद चुनूंगा, मेरा मौलिक अधिकार है, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये सारे के सारे क्या है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है और हमारे प्राणों से संबंधित, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से संबंधित है। इनको अगर कोई छीनेगा तो हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह है कहने का मतलब। और एक और चीज समझो, सबसे अच्छी वाली बात है, देखो शिक्षा का अधिकार। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A ऐड किया गया। क्यों? देखो, जहां पर भी आपको संविधान में A B C D क दिख जाए, इसका मतलब ये समझ जाना कि भाई इसको बाद में ऐड किया गया है। क्यों? जब संविधान बना था तो 21 के बाद 22 नंबर डाला, तो अब अगर हमें 21 में इसको ऐड करना है तो अलग से फिर A लगाना पड़ा। तो अनुच्छेद 21A ऐड किया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये उनका अधिकार है भाई। अब देखो, शुरुआत में जब हम आजाद हुए थे, गरीबी में थे, गुलामी में थे, आजाद हुए थे, उस वक्त भारत राज्य इतना सक्षम नहीं था कि वो अपने सभी नागरिकों को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे पाए। लेकिन 2002 में भारत राज्य इतना सक्षम है कि वो अपने सभी बच्चों को, स्पेशली 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे सकता है। तो ये ऐड किया था 2002 में। और ये लागू कब से हुआ है? ये लागू 2010 से हुआ भाई, इस बात का ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये 2010 से लागू किया गया है। ये अनुच्छेद 21 था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 सबसे पहले इसका नाम देखो, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन या गिरफ्तारी तथा नजरबंदी के विरुद्ध अधिकार। गिरफ्तारी तथा नजरबंदी के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब है कि यदि मुझे पुलिस पकड़ लेती है तो मुझे गिरफ्तार करने के बाद मेरे पास कौन कौन से अधिकार है। पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद, गिरफ्तार किए जाने के बाद मेरे पास कौन कौन से अधिकार है? तो मेरे पास ये अधिकार है जो आपके सामने है। सबसे पहले अनुच्छेद 22A। अनुच्छेद 22 में 3 क्लॉज है। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 22A क्या कहता है। यह कहता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यदि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती है तो मैं उस गिरफ्तारी का कारण जान सकता हूं कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। भले ही पता है हमें कि हमने अपराध किया इसलिए गिरफ्तार किया, फिर भी कितना बढ़िया संविधान है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको कि मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है। दूसरा, अपने प्रतिनिधित्व के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए अपना कोई भी प्रतिनिधि रख सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, जिसको हम वकील कहते हैं। तो अपने बचाव के लिए आप वकील रख सकते हैं, अपना कोई भी प्रतिनिधि रख सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट का मतलब होता है न्यायालय का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और इसके अंदर यात्रा का समय शामिल नहीं है। जो जर्नी टाइम है, जो यात्रा करने के दौरान समय लगा है, जैसे यहां से किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने ले गई, और अब थाने में से उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जितना भी समय लगा है उस समय को कभी शामिल नहीं किया जाता है। तो इट इज आवर राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। यात्रा के समय को छोड़कर यह हमारा अधिकार है कि गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। और तीसरा है अनुच्छेद 22(3). अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? देखो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पीछे रीजन है। देखो, पुलिस तो किसी को भी पकड़ के कुछ भी कर लेगी, है, ठोक देगी, पीट देगी, मार देगी, कूट देगी। तो किसी न किसी को पता तो होना चाहिए इस बात का कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तो कुछ भी कर लेगी भाई। तो ये मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी है ताकि किसी के मौलिक अधिकारों के साथ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। और उसके बाद है अनुच्छेद 22(3). अनुच्छेद 22(3) कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट ने जितने भी दिन कहा कि इसको 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, या 5 दिन की रिमांड ले लो, 10 दिन की रिमांड ले लो, तो मजिस्ट्रेट जो दिन या तारीख तय करेगा उसी दिन तक रखा जाए। अगर मजिस्ट्रेट ने 5 दिन तारीख तय किया कि 5 दिन तक इसको हिरासत में रखा जाए तो 5 ही दिन रखा जाएगा। अगर 5 दिन से ज्यादा रखा जाएगा तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, ये उसकी प्राणों के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। तो तीसरा क्लॉज कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट ने जितना कहा है उतने ही दिन तक आप रख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों अधिकार आपके किसमें? अनुच्छेद 22 में। और ये 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। ये जो हमने अधिकार पढ़े हैं ये 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। कौन कौन है 2 व्यक्ति? सबसे पहले है विदेशी दुश्मन। अगर हमारा कोई दुश्मन देश है, ठीक है, और उसका कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है तो उसके ऊपर ये लागू होगा। अरे हर एक के ऊपर लागू नहीं होता। जैसे पाकिस्तान से लोग घूमने आते हैं तो उनको गिरफ्तार थोड़ी कर लेंगे। पाकिस्तान तो दुश्मन देश है ना, तो दुश्मन देश के व्यक्ति को गिरफ्तार, हर एक को नहीं, जो भी हमारे लिए खतरा है, जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है उसको। तो विदेशी दुश्मन के लिए। और दूसरा है निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। दूसरा है अगर किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, तब उस पर ये लागू नहीं होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि विदेशी दुश्मन को पकड़ेंगे तो उसको ये तीनों के तीनों अधिकार छीन लेंगे। मतलब उसको कारण नहीं बताना जाएगा, उसको वकील नहीं रखने दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, और उसको कितने भी दिन हिरासत में रखा जाएगा अगर वो विदेशी दुश्मन है। सिंपल सी बात है। अब इसको समझते हैं कि निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डाउट आते हैं क्लास में ही बच्चों को, तो मेरी क्लास जिसने ली होगी उसको तो डाउट रहने से को रह नहीं गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, डिटेंशन। अच्छा, अनुच्छेद 20 याद करो, दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। वहां मैंने आपको बताया था कि लॉ दो प्रकार का होता है, कानून दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नागरिक कानून, सिविल लॉ, और एक होता है आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ। अब देखो, नजरबंदी या डिटेंशन भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है प्यूनिटिव डिटेंशन या दांडिक नजरबंदी, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी। अंतर क्या है दोनों में? देखो ध्यान से देखना, अंतर बहुत ही साफ है। प्यूनिटिव डिटेंशन या दांडिक नजरबंदी अपराध करने के बाद की प्रक्रिया है, और ये जो निवारक नजरबंदी है ये अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। अपराध होने से पहले ही अपराध को रोकना है। तो दांडिक नजरबंदी गिरफ्तार की जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद उसको अपराध की सजा दी जाएगी। भाई उसने तो अपराध कर दिया ना, अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब उसके बाद जो कानून है हमारे देश में, जो भी हमारे देश में कानून चलता है उसके अनुसार सजा दी जाएगी, और उसके पास तीनों के तीनों अधिकार है। वो कारण जान सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया है, ऑन विच ग्राउंड यू हैव अरेस्टेड मी। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा, और तीसरा, वो अपने बचाव के लिए वकील भी रख सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860, ये तो गिरफ्तार करने के बाद की प्रक्रिया है। यहां पर तो जुर्म को अंजाम दे दिया गया है। ये क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है, प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना है, किसी चीज को रोकना है। निवारक या रोकथाम नजरबंदी भी कहते हैं। तो इसके अंदर नजरबंदी की जाएगी, अपराध होने से पहले रोकना है। अगर कोई भी इंसान ऐसा कोई अपराध करता है जिससे हमारे देश को खतरा है, उस स्थिति में उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या क्या अपराध के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है? हमारे संविधान में इसकी 4 कैटेगरी लिख रखी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा? इन 4 ग्राउंड पर, इन 4 आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, यदि कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, जैसे अमृतपाल सिंह, इस वक्त ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है ना, अमृतपाल सिंह खालिस्तान को अलग करवाने की मांग कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक ऑर्डर खराब करे, जैसे अमृतपाल सिंह ही है, ये पब्लिक ऑर्डर खराब ही करता है, जनता को भड़का ही रहा है ना, आम जनता के बीच में द्वेष फैला रहा है, पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब नहीं करता हो कोई इंसान। अगर कोई इंसान हमारी लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को खराब करेगा तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एजेंसियल सर्विस, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जो आम लोग हैं या आम जनता है उसके पास जो हम सप्लाई या जो चीजें पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, सर्विस पहुंचाते हैं, उनको पहुंचने से रोकता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी जो सप्लाई है, साधन है या सर्विसेज या सेवाएं हैं, उनको आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो भी जघन्य अपराधों में। और चौथा है फॉरेन अफेयर्स, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब कर रहा है, इसका भी एग्जाम्पल कौन है? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल की वजह से बहुत ज्यादा फजीयत हो रही है हमारी। अमृतपाल कह रहा है कि खालिस्तान को अलग करो, ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है कि भारत के अंदर अलग अलग देश बनने चाहिए, भारत में और धर्म की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारे फॉरेन अफेयर्स खराब हो रहे हैं, हमारे विदेशी मामलों पर इसका असर पड़ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जब 3 किसान कानून आया था, और 3 किसान कानून ने थोड़ा उपद्रव या थोड़ा सा रौद्र रूप हासिल कर लिया था, उसमें भी खालिस्तान के तत्व, पहले तो आंदोलन शांति प्रिय थे, आपको पता है, पहले तो किसान शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, जिम्मेदारी है उनकी, अगर उनको नहीं पसंद आ रहा है तो। उसके बाद असामाजिक तत्व खालिस्तानी उसमें घुस रहे थे, इसलिए मामला बिगड़ गया। और इस वक्त एक वो लड़की है, क्या नाम था उसका, जिसने हमारी बहुत आलोचना की, और उस वक्त भी हमारी काफी बेइज्जती हुई। तो फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले खराब नहीं होने चाहिए। तो इन 4 ग्राउंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास से तीनों के तीनों अधिकार छीन लिए जाएंगे। कौन कौन से? उसको ना ही कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया है, नहीं बताएंगे। दूसरा, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करेंगे। और तीसरा, वो अपने लिए वकील भी नहीं रख सकता। लेकिन कब तक? 3 महीने तक। देखो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया था, मुरारजी देसाई ने किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 मुरारजी देसाई ने किया था, और उसमें कहा गया था कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन
ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक किया जा सकता है। 3 महीने के बाद उसको आपको क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। कहां से, एडवाइजरी काउंसिल से। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत केवल व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में डाल सकते हो और 3 महीने तक उसके ये अधिकार छीन सकते हो। 3 महीने बाद एक एडवाइजरी काउंसिल का मतलब होता है सलाहकार परिषद, जजों की बेंच के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि अगर ये इंसान 3 महीने बाद भी देश के लिए खतरा है तो और 6 महीने के लिए डालो इसको। अगर 3 महीने के बाद भी ये देश के लिए खतरा बन सकता है तो इसको और 6 महीने के लिए जेल में डालो। एक बार में 6 महीने सलाहकार परिषद से, एडवाइजरी काउंसिल से आप बढ़वा सकते हैं। तो 3 महीने कम से कम रखा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। इससे ज्यादा रखना है तो आपको सलाहकार परिषद, एडवाइजरी काउंसिल, और एडवाइजरी काउंसिल में होंगे कौन, जज होंगे। ये फैसला करेंगे कि अगर 3 महीने बाद भी ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो इसको और 6 महीने के लिए अंदर डाल दिया जाए। तो ये तो देखो आपके सामने, अब इसके एग्जाम्पल देखो। इसके बहुत सारे नियम कानून समय समय पर आए हैं और समय पर जाते भी रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी के एग्जांपल में सबसे पहले इससे संबंधित नियम आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था सबसे पहले 1950 में, और उसके बाद एक और एक्ट आया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। असंवैधानिक जो क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। जब ये 1967 में नया आ गया तो फिर इस पहले वाले को हटा दिया गया है। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में आया था, ये चल रहा था। उसके बाद 1967 में इससे संबंधित एक नया कानून आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जब ये नया कानून आ गया तो पुराने वाले को 2 साल बाद हटा दिया गया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को 1969 में हटा दिया गया था। अब ये नहीं चलता है, अब केवल क्या चलता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ही चलता है। उसके बाद एक मीजा आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक जो हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको मेंटेन करके रखना है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान क्या कहा था कि देश की सुरक्षा को खतरा है, देश में आंतरिक कलह बढ़ सकता है, ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं ये मुझसे नीचे गिराना चाहते हैं, अगर देश में मेरी सरकार गिर जाएगी तो देश कैसे चलेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। तो इंदिरा गांधी ने इसको आधार मानकर इन नेताओं को 3-3 महीने जेल में डाला था। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने आधार दिया था कि अपोजिशन के जो नेता है, जो लीडर है, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, अंदर ही अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं इन सबको 3-3 महीने जेल में डाल रही हूं। इसी के माध्यम से इंदिरा गांधी ने नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाला था। और जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, ठीक है, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता दल की। उसने 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किया और इसको हटा दिया कि आधार ही गलत है। मेंटेनेंस सिक्योरिटी का जो आधार दिया है वो आधार ही गलत है। मेंटेनेंस सिक्योरिटी का आधार इंदिरा गांधी ने नेताओं को माना था कि नेता मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। नेताओं का काम ही गिराना होता है। नेता का जन्मसिद्ध अधिकार है सामने वाले की टंगड़ी पकड़ के खींचना और उसकी कुर्सी पर बैठना, ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। अगर इसी आधार को लेकर आप इमरजेंसी लगाने लगे तो फिर रोज लगानी पड़ेगी। ये तो आए दिन नेता यही तो करते हैं, अपोजिशन पार्टी वाले नेताओं का काम ही यही होता है। इसको तो आधार नहीं माना जाएगा। उसके बाद नया आधार बनाया मोरारजी देसाई ने और कहा कि अगर हमारी जनता, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी अपने हाथों में हथियार उठा लेगी सरकार के खिलाफ, उसको हम आंतरिक कलह मानेंगे, ठीक है। उसके बाद, और इसको 1978 में हटा दिया गया है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया 1980 में, यह भी वर्तमान में चलता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ध्यान से सुनना, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में आया था। इसी के अंतर्गत संजय दत्त पकड़ में आया था भाई। संजय दत्त ने कुछ हथियार अपने पास रखे थे और हथियार अपने पास साथ में रखा गया क्योंकि किसी न किसी आतंकवादी के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। इसी चक्कर में संजय दत्त को पकड़ा गया था। टाडा के अंतर्गत टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में आया था और इसको भी 1995 में हटा दिया गया है। उसके बाद एक और एक्ट आया था, पोटा, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002 में आया था और 2004 में इसको भी हटा दिया गया है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अधिकार हैं
एक्ट है, सॉरी अधिकार नहीं, एक्ट है, अधिनियम है, किससे संबंधित, यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। अगर किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले पकड़ेंगे तो इन कानून के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वर्तमान में सारे के सारे नहीं चलते हैं, किसी समय चलते थे। वर्तमान में एक तो ये चलता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 चलते हैं, बाकी सबको हटा दिया गया है। तो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आपको एक सिंपल सी एक लाइन समझनी है कि ये अपराध होने से बाद की स्थिति है, ये अपराध होने से पहले की स्थिति है। जब व्यक्ति अपराध कर देगा तब उसकी होती है दांडिक नजरबंदी, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव पनिश करना है उसको, सजा देनी है उसको। प्यूनिटिव बना है पनिश शब्द से, पनिश करना है, सजा देनी है। अपराध करने के बाद अपराध की सजा दी जाएगी। तो अपराध करने के बाद उसके पास तीनों के तीनों अधिकार है कि अपराध का कारण जानने का अधिकार, सॉरी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार और अपने लिए वकील रखने का अधिकार। और सजा कैसे मिलेगी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 के हिसाब से। और यहां पर क्या है, यहां पर अपराध किया नहीं है, अपराध करने वाला है। अपराध को होने से पहले, अपराध को घटित होने से पहले ही उसको रोकना है, तो पहले उसको नजरबंद कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अपराध होने से रोकना है हमें। और 4 ग्राउंड मैंने आपको बताए हैं, इन चारों ग्राउंड पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, वो हमारा पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा हो, वो हमारे सप्लाईज या एजेंशियल सर्विसेज के लिए खतरा हो, या वो हमारे फॉरेन रिलेशन खराब करेगा, तब गिरफ्तार करेंगे। और जो भी व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, उसके पास से तीनों के तीनों अधिकार छीन लिए जाएंगे। उसके पास से तीनों के तीनों अधिकार नहीं होते हैं। उसको ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तार किया है, वो कारण नहीं जान सकता। उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा और वो अपने लिए वकील नहीं रख सकता। और कब तक, 3 महीने तक। एक बार अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार कर लिया तो 3 महीने तक कम से कम उसको जेल में रखा जाएगा। जेल में नहीं, उसको कम से कम डिटेन किया जाएगा, पुलिस थाने में रखा जाएगा। और 3 महीने बाद भी अगर पुलिस को ऐसा लगता है, पुलिस कुछ सबूत पेश कर देती है कि हाँ साहब 3 महीने बाद भी ये क्या करेगा, बाहर जाके गंद फैलाएगा, वापस से कांड करेगा, तो एक बार में 6 महीने तक उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है या उसका डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है। सजा बोलना उचित नहीं होगा, उसको 6 महीने तक उसकी नजरबंदी बढ़ाई जा सकती है। और ये बढ़ाएगा कौन, देखो हर आदमी नहीं बढ़ा सकता। इसको बढ़ाने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 मुरारजी देसाई ने किया था और वहां पर कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आप कर सकते हो। उसके बाद भी अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो एक बार में 6 महीने तक उसका डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है, उसकी नजरबंदी बढ़ाई जा सकती है। और ये काम करेगा सलाहकार परिषद, एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल या सलाहकार परिषद क्या, जजों की एक बेंच ये फैसला करेगी कि इसको 6 महीने तक और बढ़ाया जाए क्योंकि अभी भी ये खतरा है। तो आज हमने पढ़ा है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।